गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। साइंस विद धीरेन्द्र में आप सभी का स्वागत है। मैं धीरेन्द्र कुमार आज आप सबों को साइंस विद धीरेन्द्र में द नेचर ऑफ मैटर के अगले पार्ट्स के बारे में बताऊंगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले पार्ट्स में द नेचर ऑफ मैटर में मैटर के बारे में बताया था कि मैटर होता क्या है, मैटर की प्रॉपर्टी क्या होती है और मैटर कितने तरह के होते हैं, इनको हम लोग आज रिकॉल करते फिर से आगे बढ़ते। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी चीज़ जिसको कि मास होता है और वो जगह घेरता है उसे हम लोग मैटर कहते हैं। मैटर की दो प्रॉपर्टी होती है। पहली प्रॉपर्टी मैटर को मास होगा और दूसरी प्रॉपर्टी मैटर जगह घेरेगा। साथ ही साथ मैंने बताया था कि मैटर के तीन टाइप्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। सॉलिड के केसेस में जो है फिक्स शेप होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है, पार्टिकल काफ़ी क्लोज होते हैं, उसके बीच का जो स्पेस होता है जिसे हम लोग इंटरमोलिकुलर स्पेस कहते हैं वो काफ़ी कम होता है और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसके कारण जो पार्टिकल्स एक दूसरे को क्लोज रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होता है। सॉलिड पार्टिकल कभी भी फ्लो नहीं करता है। लिक्विड के केसेस में मैंने बताया था कि उसको फिक्स शेप नहीं होता है परंतु वॉल्यूम फिक्स होता है। इसके केस में पार्टिकल थोड़ा सा लूजली पैक्ड होते हैं और लिक्विड को जिस बर्तन में रखा जाए उसी बर्तन का वो शेप ले लेते हैं। लिक्विड के केसेस में मैंने बताया था इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो सॉलिड की तुलना में कम होती है और स्पेस जो होता है इंटरमोलिकुलर स्पेस वो सॉलिड की तुलना में ज़्यादा होता है। लिक्विड जो होता है हमेशा अपर अल्टीट्यूड से जो है लोअर अल्टीट्यूड की ओर, ऊपर से नीचे की ओर हमेशा फ्लो करता है। जैसे उदाहरण के तौर पे केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, उसके बाद में सरसों तेल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो, उसके बाद में सूरजमुखी तेल, ये सभी लिक्विड के उदाहरण हैं। और गैसेस के केसेस में मैंने बताया था कि गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं काफ़ी दूर दूर होते हैं, वो हर समय हर डायरेक्शन में मूव करते रहता है। गैसेस पार्टिकल्स जो हैं काफ़ी दूर दूर होते हैं, इसलिए उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं के बराबर होता है, नेग्लिजिबल होता है और स्पेस काफ़ी ज़्यादा होता है। गैसेस का कोई फिक्स शेप नहीं होता है और कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है। गैसेस का उदाहरण जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सभी गैसेस के उदाहरण हैं। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे इफेक्ट्स ऑफ हीट ऑन मैटर। अगर किसी भी मैटर को हम लोग गर्म करते हैं तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। आप सभी ये चीज़ जान ले कि अगर हम लोग किसी भी चीज़ को गर्म करेंगे तो पार्टिकल्स जो हैं जिससे कि मैटर बना होता है वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद जो है वो एक दूसरे से कोलाइड करता है, टकराता है और टकराने के बाद वो धीरे धीरे दूर होने लगता है। जैसे सपोज दैट ये हमारे पास कोई मैटर है, सॉलिड स्टेट में है। अगर इसको हम लोग गर्म करते हैं तो इसके जो पार्टिकल्स हैं इस प्रकार से न रह करके थोड़े से दूर दूर हो जाएंगे। तो चूंकि इसमें पार्टिकल्स क्लोज थे और इसकी दूरी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, दूरी बढ़ने के कारण इसका स्टेट भी बदल जाता है। मैटर का जो पार्टिकल्स होता है उसे गर्म करने के बाद उसके बीच की दूरी बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है, इसके लिए हम लोग एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं। कभी भी कांच के बोतल में अगर किसी मेटालिक ढक्कन लगा हुआ है, जैसे लोहे का कोई ढक्कन लगा हुआ है और वो ढक्कन जो है ठंडा के टाइम में नहीं खुल रहा है, तो आप देखते होंगे घर में कि हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो उस ढक्कन को गर्म करते हैं और जब वो गर्म करते तो आसानी से वो खुल जाता है। ऐसा क्यों हुआ? गर्म करने के बाद जो है पार्टिकल्स फैल गया, उसके बीच की दूरी बढ़ गई, इसलिए वो आराम से खुल जाता है। साथ ही साथ अगर आप कभी रेलवे ट्रैक को ध्यान से देखोगे तो रेलवे ट्रैक में जो होता है, जो पटरी होता है उसके बीच में थोड़ा सा स्पेस रहता है। आखिर स्पेस क्यों दिया जाता है? जब कंटिन्यूअस किसी ट्रैक पर रेलगाड़ी चलती है तो रेलगाड़ी के लगातार चलने से जो है पटरी गर्म हो जाती है। गर्म होने के कारण वो फैलने लगती है। अगर इसके बीच में स्पेस ना देंगे तो पटरी टेढ़ी हो जाएगी और टेढ़ी होने के बाद जो है ट्रेन का एक्सीडेंट होता है। यही वजह होता है कि हम लोग इसमें थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं ताकि गर्म होने के बाद ये फैले तो जगह वो उसने ज़्यादा लिया फैलने के बाद वो इस पर ऑक्यूपाई हो सके और पटरी टेढ़ा होने से बच सके। तो इस प्रकार से किसी भी मैटर को गर्म करने के बाद जो उसमें फैलाव होता है, ये कुछ एक एग्जाम्पल है। अब हम लोग डिस्कशन करेंगे कि मैटर के जो स्टेट्स जैसे मैंने बताया था, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसे गर्म करने पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो मैटर में अगर हम लोग किसी सॉलिड सब्सटेंस को गर्म करेंगे तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं
वो गर्म करने के बाद धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। जैसे ये मान लीजिए सॉलिड का पार्टिकल्स है, इसे अगर हम लोग गर्म करेंगे, इसमें अगर हम लोग एनर्जी देंगे तो ये एनर्जी लेकर कुछ दूर हो जाएगा। इसे हम लोग और ज़्यादा गर्म करेंगे तो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ये और ज़्यादा दूर दूर हो जाएगा। पार्टिकल्स क्लोज हैं तो ये सॉलिड के फॉर्म में है, लेकिन जैसे इस पार्टिकल्स को गर्म करते हैं और जब ये दूर हो जाता है तो इसका स्टेट बदल जाएगा और ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। इस लिक्विड को जब हम गर्म करेंगे तो ये पार्टिकल्स और दूर हो जाएगा और ये गैसियस फॉर्म में आ जाएगा। मतलब अगर सॉलिड को गर्म किया जाए तो सॉलिड गर्म होने के बाद जो है लिक्विड बदल जाता है, और अगर लिक्विड को गर्म किया जाए तो लिक्विड गर्म होने का गैस में बदल जाता है। इसे ही हम लोग कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर भी कहते हैं। मतलब अगर किसी स्टेट्स को हम लोग बदलना चाहते हैं, सॉलिड से लिक्विड या फिर लिक्विड से गैस, तो उसमें हम लोग एनर्जी देते हैं। उसी प्रकार से अगर हम गैसेस को लिक्विड में और लिक्विड से फिर सॉलिड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उससे हम लोग एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उदाहरण के तौर पे हम लोग सबसे कॉमन एग्जांपल लेते हैं पानी का। वाटर के केसेस में आप देखेंगे लिक्विड वाटर को जो हम लोग पीने के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, लिक्विड वाटर को अगर आप लोग गर्म कीजिएगा, अगर इसको हम लोग गर्म करेंगे तो आप देखेंगे ये वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। और इसके ठीक विपरीत लिक्विड वाटर को अगर हम लोग ठंडा करेंगे तो ये जो है आइस में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब एक के केसेस में हमने एनर्जी दिया, टेम्परेचर दिया, तो ये स्टेट चेंज करके वेपर में कन्वर्ट हो गया, और एक केसेस में हमने उसी वाटर से एनर्जी एब्जॉर्ब किया तो ये जो है आपका आइस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक इसके विपरीत अगर आइस को हम लोग गर्म करेंगे तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और वेपर को अगर हम लोग ठंडा करेंगे तो ये लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब टेम्परेचर देने पर या टेम्परेचर एब्जॉर्ब करने पर किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी मैटर को जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम लोग बदल सकते हैं। इसके लिए कुछ टर्म का भी इस्तेमाल किया गया। जैसे अगर किसी सॉलिड सब्सटेंस को अगर हम लोग लिक्विड में बदलते हैं तो इसके लिए जो टर्म यूज करते हैं उसको हम लोग कहते हैं मेल्टिंग। मतलब सिंपल आप डिफाइन कर सकते हैं, मेल्टिंग इज अ प्रोसेस इन विच सॉलिड सब्सटेंस कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड। मेल्टिंग वो प्रक्रिया है जिसमें कि कोई सॉलिड लिक्विड में बदल जाता है। उसी प्रकार से अगर लिक्विड से हम लोग वेपर को में बदल रहे हैं तो इसे हम लोग वेपोराइजेशन कहते हैं। वेपोराइजेशन ये कन्वर्जेंस है लिक्विड सब्सटेंस का वेपर सब्सटेंस में। कहीं कहीं पर लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट को बॉइलिंग भी कहा जाता है, लेकिन बॉइलिंग और वेपोराइजेशन दोनों में थोड़ी सी भिन्नताएं हैं। बॉइलिंग फास्ट प्रोसेस होता है, वेपोराइजेशन, इवोपोरेशन वो स्लो प्रोसेस होता है। बॉइलिंग करने के लिए हम लोग को फिक्स टेम्परेचर देने की जरूरत होती है, और इवोपोरेशन करने के लिए फिक्स टेम्परेचर की जरूरत नहीं होती है। जैसे आप छत पर अगर पानी फेंक देते हैं तो पानी जो धीरे धीरे वेपर में कन्वर्ट होता है उसे हम लोग इवोपोरेशन कहेंगे, वेपोराइजेशन कहेंगे। लेकिन अगर किसी बर्तन में पानी रखने का हम चूल्हे पे गर्म करते हैं और वो पानी अगर धीरे धीरे भाप में कन्वर्ट हो रहा है तो उसे हम लोग बॉइलिंग कहेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो है आग की गर्मी के कारण 100 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड जो है वेपर में कन्वर्ट होता है। उसी प्रकार से वेपर को जो हम लोग लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, इसके लिए भी एक टर्म है। इसके लिए जो टर्म इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन। मतलब कंडेंसेशन जो है एक प्रोसेस है जिसमें कि कोई वेपर जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। उसी प्रकार अगर लिक्विड को हम लोग आइस में कन्वर्ट करेंगे तो इस टर्म को हम लोग इस्तेमाल करते हैं फ्रीजिंग। मतलब फ्रीजिंग वैसी प्रोसेस है जिसमें कि लिक्विड जो है आइस में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम लोग इसको अगर एक चार्ट के तौर पे समझना चाहें तो एक छोटा सा हम लोग डायग्राम भी यहाँ पर बना सकते हैं, जो आपको सीखने के लिए काफ़ी मज़ेदार होगा और मददगार होगा। जैसे हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं सॉलिड, ये लिक्विड, और यहाँ लिख देते हैं हम लोग गैस। यहाँ पर मैं पूरा लिक्विड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने कहा कि सॉलिड को अगर हम लोग गर्म करेंगे तो लिक्विड में बदलेगा,
इसके लिए जो हम लोग टर्म इस्तेमाल करते हैं वो क्या, मेल्टिंग। उसी प्रकार लिक्विड को अगर गर्म करेंगे तो ये गैस में बदल जाएगा, इसके लिए जो टर्म होता है इवापोरेशन अगर किसी भी टेम्परेचर पे हो, और बॉइलिंग अगर फिक्स टेम्परेचर पर हो। गैस को अगर हम लोग ठंडा करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, इसके लिए जो टर्म यूज होता है इसको हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन। उसी प्रकार अगर किसी लिक्विड को हम लोग ठंडा करेंगे बहुत कम तापमान पर तो ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, इसके लिए हम लोग जो टर्म यूज करते हैं उसको हम लोग कहते हैं फ्रीजिंग। इस प्रकार आप आराम से इस चार्ट के द्वारा समझ गए होंगे कि मेल्टिंग क्या होता है, इवापोरेशन क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है और फ्रीजिंग क्या होता है। अगर यहाँ पर हम लोग टेम्परेचर का मेंशन करें कि वो टेम्परेचर जिसमें कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसे हम लोग कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट। आपको सिर्फ एक वर्ड जोड़ना, पॉइंट। ठीक उसी तरह से वो टेम्परेचर जिसमें लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है उसको हम लोग कहेंगे इवापोरेशन पॉइंट, और अगर फिक्स टेम्परेचर पर हो रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। गैसेस को अगर हम लोग लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर तो उसको हम लोग बोलेंगे कंडेंसेशन पॉइंट। ठीक उसी प्रकार से वो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड जो सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है उसको हम लोग कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। इस प्रकार से जो है हम लोगों ने आज की क्लासेस में द नेचर ऑफ मैटर में मैंने जाना कि किसी भी मैटर पे हम लोग हीट देते हैं तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उस पर कैसे चेंजेस होता है, और साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि साइंस की भाषा में हम लोग उस चेंजेस के लिए किन प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो आई एम श्योर आज की क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा। धन्यवाद।